नमस्कार साथियों, मैं केपी सर पुनः आपके सामने हाजिर हूं ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सबसे पहले तो मैं आज आपको बधाई देना चाहूंगा कि हमने 10,000 का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया। हालांकि आंकड़ा कोई कुछ नहीं होता लाइफ में, पर फिर भी एक संतुष्टि मिलती है, एक स्टेज मिलती है हमें। तो ज्ञान कड्डा परिवार की तरफ से आप सब लोगों को बधाइयां। आपने हमें भरोसा दिया, आपने हम पे भरोसा रखा और उम्मीद करता हूं आगे भी आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। साथियों, पिछली क्लास में देखिए संडे को अपनी क्लास ऑफ होती है, तो लास्ट जो क्लास हुई थी अपनी सैटरडे को, उसमें अपन ने राज्यसभा की बात करी थी। आज मैं आपके सामने लोकसभा की बात करने वाला हूं। लोकसभा की पूरी कहानी पढ़ते हैं। लोकसभा से बहुत ज्यादा सवाल उठाए भी जाते हैं, सवाल ज्यादा बनकर भी आते हैं, इसलिए इसको अपन 2-3 क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? चलो सुनो, तो बात शुरू करते हैं लोकसभा की। देखो भाई, 2 सवाल आपके सामने। किस अनुच्छेद में गठन है? तो अनुच्छेद 81 साफ साफ कह रहा है कि एक लोकसभा होगी। और लोकसभा का गठन कब हुआ? 2 बातें। और पहली बैठक, लोकसभा का गठन कब हुआ, और दूसरा कर ले प्रथम बैठक। 2 सवाल हैं आपके सामने। तो लोकसभा का गठन तो हुआ भाई 17 अप्रैल 1952 को, 17 अप्रैल 1952, और प्रथम बैठक हुई है 13 मई 1952। आप एक चीज याद रखेंगे, 13 मई 1952 को आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? देखो साथियों, हमने इससे पहले बात करी थी संसद की। आपसे सवाल पूछे संसद का गठन कब हुआ, संसद की पहली बैठक कब हुई? तो साथियों, संसद की पहली बैठक 13 मई 1952। आपसे सवाल करे, प्रश्न करे कि राज्यसभा की पहली बैठक, तो निश्चित रूप से क्या बताएंगे? 13 मई 1952। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952। क्यों है ऐसा? तो संसद एक सामान्य परिचय का जो मैंने एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, उसमें एक साफ साफ सी बात मैंने कही थी कि संसद का गठन 3 लोगों से मिलकर होता है। कौन कौन है 3 लोग? तो आपका राज्यसभा, लोकसभा और एक अंग के रूप में काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति तो अलग टॉपिक हो गया। अब संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों को मिलाकर ही बैठक होती है। भाई राष्ट्रपति तो बैठक में भाग लेता ही नहीं, वो तो अंग के रूप में कार्य करता है। तो आप देखो, जब दोनों सदनों की बैठक हो गई, इसका मतलब किसकी बैठक हो गई? संसद की। आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लो आपसे सवाल करें कि संसद के सत्र, संसद के सत्र मीन्स क्या है? संसद के सत्र का मतलब ये है कि लोकसभा का भी सत्र है और राज्यसभा का भी सत्र है। समझ पा रहे हो ना? तो यहां ध्यान दो, लोकसभा की भी पहली बैठक 13 मई 1952 है और राज्यसभा की भी पहली बैठक 13 मई 1952 ही है। चलिए भाई, ये बात हो गई लोकसभा की। अब इसके अलावा हमने इसके अन्य नाम की चर्चा करनी है। क्या क्या नाम कहा जाता है? जैसे देखो, इसे जनता का सदन कहा जाता है, इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। व्याख्या करूंगा क्यों कहा जाता है। इसे उत्तरदायी सदन कहा जाता है, इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, इसे छोटा सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है, आदि नामों से इसे जाना जाता है। क्यों है भाई? देखो सारी कहानी सुनो। जनता का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है, अब साथ साथ कहानी भी बताते जा रहा हूं और नामों की व्याख्या भी कर रहा हूं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो किसके द्वारा होता है? आम लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा होता है। अर्थात जो भी भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति है वो मतदान कर सकता है और मतदान करके लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करता है। आपको बता दूं, पहले आयु मतदान की कितनी थी? 21 वर्ष थी, है ना? और अब कितनी कर दी है भाई? 18 वर्ष कर दी है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ? 1989 में। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। थाने याद रखने के लिए बढ़िया सो तरीका है। देखो भाई, छोरा तो है तो याद रख लो आ उम्र, छोरी याद रख लो या उम्र। समझ रहे हो बात? अरे भाई तारो ब्याह कदो है? 21 में। और तो नहीं माले, वो तो सही है। और लड़कियां को 18। तो पहली कितनी ही 21 वर्ष और अब कितनी है? 18 वर्ष। याद रह जाएगी बात। ये परिवर्तन कब हुआ है? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो देखो भाई साथियों, वोट हम लोग देंगे आम लोगों के द्वारा, अपने में से किसी एक को लोकसभा के लिए भेजा जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जनता का सदन कहते हैं।
लोकप्रिय सदन क्यों है भाई? देखो पूरे भारत से, आगे हम चर्चा करेंगे इसकी सीटों की, पूरे भारत से आज के दिन 545 में से अधिकतम कितने हैं? 552। आगे चर्चा करूंगा। तो भाई ये लोग अपने अपने क्षेत्र से चुनाव जीत के आएंगे, तो अपने आप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है या नहीं है? मान लो जैसे आपका कोई भी लोकसभा क्षेत्र है, आपके सामने ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा की एक सीट के लिए एक ही व्यक्ति चुनाव मैदान में, एक से ज्यादा होंगे, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 7 कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे। अब एक व्यक्ति को सबसे ज्यादा लोग वोट देते हैं नहीं देते हैं, इसका मतलब वो लोगों में ज्यादा पसंद आए, उसकी बातें पसंद आई, आपको उसकी नीतियां पसंद आई, उसने कुछ घोषणाएं करी आप लोगों के लिए, इसलिए वो क्या हो गया आपके लिए? लोकप्रिय हो गए। और पूरे देश से जो भी चुनाव जीत कर आएंगे वो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पसंद होकर आएंगे या नहीं आएंगे? समझ पा रहे हैं बात को? तो यहां देखो क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया। अब लोकप्रिय है, उसने ऐसी घोषणाएं करी है, आपने उसको शक्ल देख के वोट नहीं दिया, उसकी नीतियां, उसकी पार्टी का एजेंडा, इनके आधार पर वोट दिया, तो भाई आपके लिए उसको काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या है आपके लिए? उत्तरदायी। समझ पा रहे हैं ना बात को? अब रही बात अस्थायी की, तो भाई लोकसभा का कार्यकाल जो है, एक सदस्य का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। कहानी समझना आप, लोकसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। और लोकसभा का भी कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। लेकिन देखो अनुच्छेद 85 साफ साफ कहता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, कभी भी भंग कर सकते हैं। अब जब भी भंग कर देंगे 5 वर्ष से पहले, तो लोकसभा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और जरूरी नहीं कि 5 वर्ष से पहले भंग करें, यह भी कहा गया कि यदि आपातकाल लागू हो गया तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ भी सकता है। आपातकाल में कार्यकाल बढ़ जाएगा और राष्ट्रपति लोकसभा कभी भी बहुमत ना होने पर या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या कर देगा? भंग कर देगा। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा भी हो सकता है और 5 वर्ष से कम भी हो सकता है। क्या हो गया भाई? अस्थायी सदन हो गया। छोटा इसलिए हो गया, देखो संसद के 2 सदन है, लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष की आयु में आता है और राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष की आयु में आता है। तो एक बड़ा सदन हो गया और एक क्या हो गया? छोटा सदन हो गया। निम्न सदन इसलिए हो गया ये क्योंकि यहां साधारण व्यक्ति द्वारा वोट देते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को वोट कौन देता है? वीआईपी अर्थात विधानसभा के सदस्य वोट देते हैं। ये इसके उपनाम थे। चलो भाई अब इसकी कहानी दोबारा से शुरू करते हैं, सारी कहानी। तो देखो भाई, लोकसभा का गठन होता है अप्रैल 1952 में और पहली बैठक 13 मई 1952 में। अब बात करें लोकसभा की सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, बहुत सारी बातें बता रहा हूं यहां पर। आपसे पहले तो 2 बात करूं कि अधिकतम कितनी है और न्यूनतम कितनी है। 2 चीजें हैं। लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 552 और न्यूनतम, या न्यूनतम तो क्या है, वर्तमान करो आप, न्यूनतम थोड़ा सा गलत हो जाएगा। वर्तमान कितनी जी? 545। दोनों बातें आपको पता है बहुत अच्छी सी कि अधिकतम 552 होगी, वर्तमान कितनी है? 545 है। लेकिन सवाल ये उठता है, मुद्दा ये है कि मूल संविधान में क्या 552 थी सदस्य संख्या? अगर 552 नहीं थी तो कितनी थी और फिर 552 तक कैसे पहुंचे? तो दोस्तों यहां पे बहुत सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या थी 500। याद रखना, मूल संविधान में कितनी है सदस्य संख्या? 500 है। फिर बढ़ी कब? तो याद रखेंगे 2 संविधान संशोधन ऐसे हैं जो लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने का प्रावधान करते हैं। कौन कौन सा? देखो भाई, 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। लोकसभा की सदस्य संख्या 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 525। एक प्रश्न हो गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, अब देखो सवाल बहुत सारे हैं यहां पे, आप शब्दों पे गौर करना। अब तक 10-15 सवालों की चर्चा हो चुकी है। सीधे सीधे सवाल है, लोकसभा का गठन कब हुआ? तो आप बताओगे 17 अप्रैल 1952। पहली बैठक कब हुई? दूसरा सवाल तो 13 मई 1952। तीसरा सवाल बताओगे सदस्य संख्या अधिकतम कितनी है आज के दिन? तो 552। चौथा सवाल बताओगे वर्तमान कितनी है? तो 545। 5वां सवाल बताओगे मूल संविधान में कितनी थी सदस्य संख्या? 500। छठा सवाल बताओगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा पहली बार बढ़ाई गई?
तो 7वें के द्वारा। अगला सवाल 7वां संशोधन कब हुआ? 1956 में, क्योंकि संविधान संशोधन से 2 ही सवाल आते हैं, या तो कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ, या ये प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ध्यान रखेंगे भाई, ये 8वां 9वां जो भी क्रम से सवाल है, उसके बाद 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 525। लेकिन हमें तो कहां तक आना है? 552 तक आना है। तो देखो एक और संविधान संशोधन होता है, 31वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1974 में। सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर अब यहां कितनी कर दी है? 545 कर दी है। ठीक है भाई, लेकिन अब तक ये तो वर्तमान, यहां ध्यान नहीं देना, 552 करनी है। तो देखो एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। कौन सा राज्य पुनर्गठन अधिनियम है? गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 से बढ़ाकर कितनी कर दी हमने? 552। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, लोकसभा की मूल संविधान में सदस्य संख्या कितनी थी? 500 थी। फिर पहली बार किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ा? अरे ऐसे सवाल आते हैं और ऐसे ही सवाल गलत भी होते हैं, क्योंकि आप ये सोचोगे लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी है? 552। लेकिन मेरे दोस्तों मूल संविधान में 552 का उल्लेख नहीं किया गया था। मूल संविधान में बार बार कह रहा हूं कितनी थी? 500 का ही उल्लेख था कि अधिकतम 500 होगी। फिर 7वें संविधान संशोधन द्वारा 525, 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 545 और गोवा दमन द्वीप राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा कितनी कर दी गई है भाई? कितनी कर दी गई है? 552 कर दी गई है। ये अधिकतम है। वर्तमान में कितनी है? 545 है। अब बात करते हैं इन वर्तमान 545 की या 552 की। तो देखो कल राज्यसभा में भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, सदस्य 3 प्रकार से आएंगे। या तो सदस्य कहां से आएंगे? राज्यों से, या कहां से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से, या फिर कहां से आएंगे? मनोनीत। तो राज्यों से 530 आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 आते हैं और मनोनीत होते हैं 2। ये तो गए 552। बात करें 545 के हिसाब से तो 530 राज्यों से हैं, 13 यहां से हैं और 2 यहां से हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 545। अब ये सदस्य कैसे आते हैं, किस तरीके से होता है? देखो सुनो, बात करते हैं। क्या बात है? देखो पहली बात तो ये कि एक सदस्य कितने लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? 10 लाख। सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? तो याद रखेंगे सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। और कैसे? साधारण बहुमत के आधार पर। साधारण बहुमत के आधार पर। साधारण बहुमत से आप क्या समझते हैं? साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि जितने भी उम्मीदवार हैं और जितने लोगों ने वोट दिया, किसी भी उम्मीदवार को बाकी अन्य उम्मीदवार से एक भी वोट ज्यादा मिले। मतलब भाई साधारण बहुमत का मतलब क्या है? सीधा सीधा 50% प्लस 1। मान लो 2 उम्मीदवार हैं, वोट देने वाले लोग थे 100, तो इसमें से एक उम्मीदवार को कितने वोट मिल जाए? 51। भाई 50-50 तो बराबर हो गए, तो कम से कम नजदीकी से नजदीकी हो गया 50% प्लस 1। इसे हम क्या कहते हैं? साधारण बहुमत कहते हैं। जनता द्वारा प्रत्येक 18 वर्ष भारतीय निर्वाचन प्रणाली में जिस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है नामांकन प्रणाली में, वो व्यक्ति वोट देगा और इस तरीके से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष किया जाता है। एक व्यक्ति कितने लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है? 10 लाख लोगों का। अब बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल देखो कम और ज्यादा कैसे हो जाएगा और कब कब हुआ है कम ज्यादा, ये चर्चा हम करते हैं। तो देखो भाई, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः क्या है? लोकसभा का कार्यकाल या लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। लेकिन ये कम भी हो सकता है और ये ज्यादा भी हो सकता है। कैसे होगा? तो सुनो भाई, कम तो कब हो जाएगा? जब लोकसभा में क्या ना हो? बहुमत नहीं हो। और ज्यादा कब हो जाएगा? जब देश में क्या लग जाए? राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए। अब बहुमत ना होने पर कितना भी कम हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 85 साफ साफ कह रहा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या अब तक लोकसभा को भंग किया गया है? तो आपका जवाब आना चाहिए यस और नो। तो आपका जवाब होगा यस। बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा को भंग किया गया है।
अब सवाल यह कि कितनी बार भंग किया गया है। तो अब तक लोकसभा को 9 बार भंग किया जा चुका है। कितनी बार भंग किया जा चुका है? 9 बार भंग किया जा चुका है। सारे बता रहा हूं कौन कौन से, आप स्क्रीनशॉट ले लें कौन कौन सी 9 बार भंग हुई। सबसे पहले 1970 में भंग हुई, 1977 में भंग हुई, 1979 में भंग हुई, 1984 में, 89 में, 1991, 1994, सॉरी 96, 99 और 2004। ये 9 बार देख लें आप लोग। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। अब तक कितनी बार भंग हुई है लोकसभा? 9 बार भंग हुई है। कुछ बुक्स में आपको 8 बार मिलेगा। मैं आपको बता दूं 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत से गिरी थी प्याज की कीमतों के कारण। 1999 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लोकसभा भंग हुई थी। तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। 1970 में पहली बार भंग हुई थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, 77 में पुनः इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो देखो 9 बार भंग हुई 1970, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लोकसभा 70, 77, 89, 79, 84, 89, 91, 96, 99 और 2004 9 बार भंग हो चुके हैं। तो देखो बहुमत ना होने पर तो कम हो जाएगा और आपातकाल में बढ़ जाएगा। जैसे 1970 से 77 वाली ये जो 5वीं लोकसभा है, इसका कार्यकाल अब तक सर्वाधिक रहा क्योंकि इसका कार्यकाल एक बार लोकसभा आपातकाल के कारण बढ़ा दिया गया और एक बार इसका कार्यकाल हमने बढ़ाया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखो क्या था फिर 42वां संविधान संशोधन, करते हैं इसको भी समझने की कोशिश। किया क्या गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या किया गया कि लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया? 6 वर्ष कर दिया। और 44वां संविधान संशोधन 1978 कार्यकाल कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। क्यों लिखे हैं दोनों को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। सवाल प्रश्न पूछ रहा हूं, निम्न में से आपको देगा 42वां, 44वां, 45वां, 46वां, कोई सा भी संविधान संशोधन देगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया या लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 42वां 1976। प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग समझिए बात को, यहां राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद है। मैंने पूरा राष्ट्रपति का क्रम आपको बताया है। 74 से 77 तक कौन थे? 3 वर्ष के लिए लगभग फखरुद्दीन अली अहमद, और यही इस समय सर्वाधिक अध्यादेश और देश में सर्वाधिक बार आपातकाल भी लगा था। सारी कहानी आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं। 44वां संविधान संशोधन देखिए, अभी मैंने लिखा था 77 में लोकसभा भंग हो गई है और ये कब हुआ है? 1978 में। तो यहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो आ गए नीलम संजीवन रेड्डी और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। वापिस लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया? 5 वर्ष। समझ में आई है क्या बात? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। आपातकाल में बढ़ जाएगा और बहुमत न होने पर कम हो जाएगा। आपातकाल में बढ़ाया गया एक बार, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा स्थायी रूप से कब बढ़ाया गया? क्योंकि आपातकाल में बढ़ेगा वो तो अस्थायी होता है ना, आपातकाल नहीं होगा तो थोड़ी बढ़ेगा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितना किया गया कार्यकाल? 6 वर्ष। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री। वापिस 5 वर्ष किसके द्वारा? 44। प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। याद रहेगी बात बिल्कुल। चलो अब बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल की कि भाई सर्वाधिक कार्यकाल कौन सी लोकसभा का और न्यूनतम कार्यकाल है कौन सी लोकसभा का है? कार्यकाल सर्वाधिक कौन सा है? तो देखो कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल वाली लोकसभा है 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष और 10 माह के लगभग है सर्वाधिक कार्यकाल। बात करें न्यूनतम कार्यकाल, ये तो हो गया सर्वाधिक, और बात करें न्यूनतम कार्यकाल किस लोकसभा का रहा है तो वो है 12वीं लोकसभा, 1 वर्ष और 1 माह के लगभग। आप ध्यान देंगे ये तो इंदिरा गांधी की वाली लोकसभा 1970 से 77 तक, और ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली 98 से 99, 1 वर्ष 1 माह के लगभग। तो यहां पे ध्यान देंगे सर्वाधिक कार्यकाल और न्यूनतम कार्यकाल। सर्वाधिक कार्यकाल 5वीं लोकसभा का 1970 से 77 आप याद रखेंगे। 1970 में भंग हुई थी, 77 तक चली थी वापिस, और यहां 1998 से
99 तक आप ध्यान रखेंगे। चलो भाई, इसके बाद अगर हम बात करें तो लोकसभा के सदस्यों की बात करते हैं, लोकसभा की सीटों की बात करते हैं। तो देखो, लोकसभा की कुल सीट 552 है और वर्तमान में कितनी है, 545 है। अब यहां बात करें तो सर्वाधिक सीट किस राज्य से है और न्यूनतम सीट किस राज्य से है, दोनों बातें करते हैं भाई। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में और न्यूनतम सीटें किस राज्य में। तो देखो, लोकसभा की सर्वाधिक सीट तो है यूपी में, कितनी है, 81। न्यूनतम बात करें तो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। न्यूनतम की बात कर रहा हूं आपसे, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, तीनों में क्या है, एक एक है। आपको बता दूं, राज्यसभा की न्यूनतम सीटों के लिए मैंने आपसे चर्चा की थी कि राज्यसभा की न्यूनतम सीट 8 राज्य है। क्या एक बार बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके जल्दी से? 1 मिनट का अंतराल लेता हूं बीच में, 1 मिनट से थोड़ा कम, फटाक से कमेंट करो। 8 राज्य बताए थे मैंने राज्यसभा की सीटों के लिए। हाँ, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, फटाक से करो। चलो, नहीं कर रहे क्या? चलो मैं करता हूं, सुनो, करो तो करो, जल्दी करो। देखो 8 राज्य मेरे साथ साथ लिखेंगे, फटाक से लिखने की कोशिश करो। मणिपुर, मेघालय, 8 राज्य वो बता रहा हूं जहां राज्यसभा की एक एक सीट है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, गोवा और अरुणाचल। कितने राज्य बताए मैंने? 8। दोबारा दोहरा दो, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल और गोवा। अब वहां से देखो, यहां 3 राज्य हैं, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। अब क्या समझे इन बात से? देखो, अच्छी सी बात निकाल के लाते हैं, अच्छा सा सवाल बनाते हैं भाई। मिजोरम में 1 सीट लोकसभा की, राज्यसभा की कितनी, 1। नागालैंड में लोकसभा की कितनी, 1। राज्यसभा की कितनी, 1। सिक्किम में दोनों में 1-1। अर्थात ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में भी न्यूनतम सीटें हैं और राज्यसभा में भी न्यूनतम सीटें हैं। तो एक नई श्रेणी का सवाल बनेगा आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो दोनों सदनों में अपना न्यूनतम प्रतिनिधित्व दर्ज करवाते हैं। अब आपको दो दो के जोड़े, अरे मिजोरम, और आपके सामने मिजोरम दे दिया, गोवा दे दिया, नागालैंड दे दिया, अरुणाचल दे दिया, सिक्किम दे दिया और मणिपुर दे दिया, और फिर एक में क्या दे दिया, सिक्किम और नागालैंड दे दिया। कौन सा सही होगा? देखो, मिजोरम इन तीनों के अलावा जो भी इनके साथ आएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि बाकी में वहां 2-2 सीटें हैं, लेकिन ये तीनों ऐसे हैं जहां राज्यसभा में भी एक ही सीट है और लोकसभा में भी एक ही सीट है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रखें कि दोनों में क्या है, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां एक एक सीट है। अब यूपी का भी आप ध्यान रख सकते हैं। सर्वाधिक की बात आ जाए ना, देखो आपको 5-7 सवाल एक साथ ही बता देता हूं। सर्वाधिक की बात आ जाए, चाहे विधानसभा की बात आ जाए, चाहे विधान परिषद की बात आ जाए, चाहे जनसंख्या की बात आ जाए, चाहे लोकसभा की सीटों की बात आ जाए, चाहे राज्यसभा की सीटों की बात आ जाए, सर्वाधिक में बात आवे नहीं। अरे देखो भाई, सारा खेल किसके अनुसार हो रहा है? जनसंख्या के अनुसार हो रहा है। पूरा का पूरा खेल किसके अनुसार है? जनसंख्या। भाई ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा होगा। अरे सरकार को ही तो नारो है, हम दो हमारे दो। आपने तो आज भी नारो क्या है, हम दो हमारे कई सारे। समझ रहे हो ना बात को? वरना तो 130 करोड़ कैसे हो गई हैं? समझ रहे हो ना बात को? चलो ठीक है, तो ये बात है जनसंख्या के आधार पर। जहां जनसंख्या ज्यादा है तो वहां सीटें भी ज्यादा है। अब सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है भारत में? यूपी में। तो विधानसभा भी सर्वाधिक कहां? यूपी। विधान परिषद भी कहां? यूपी। इसके अलावा बात करें, लोकसभा भी कहां? यूपी। राज्यसभा भी कहां? यूपी। तो सर्वाधिक में तो यूपी याद रख लेना, और न्यूनतम ये तीनों राज्य। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 10। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम आगे की और बात करें तो देखो क्या कह रहा है कि लोकसभा का गणपूर्ति कोरम। यहां भी मैं आपको एक बहुत अच्छा सा सवाल दे रहा हूं और बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूं। गणपूर्ति कोरम राज्यसभा में भी मैंने आपको बताया था। गणपूर्ति कोरम की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में भी मैंने बताया था कि 1/10 है, और लोकसभा में कितना है? 1/10 है। अर्थात राज्यसभा के लिए 25 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 55 सीटें। भाई 1/10 निकाल लो, 552 का और 250 का, सीधा सीधा आएगा। 10 का भाग दे दो तो 250 में दोगे तो 25 आ जाएगा, और 552 में दोगे तो 55 आ जाएगा। समझ रहे ना? चलो, एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूं कि जिस भी शब्द के साथ सभा शब्द जुड़ा होना, 9 सवाल 9 सवाल सही हो जाएंगे आपके। याद रखना इस बात को, बहुत ध्यान से सुनना इसको, कान खोल के।
आंखें खोल के, दिल खोल के सब कुछ सुनो। जिस भी शब्द के साथ, पुनः दोहरा रहा हूं, जिस भी शब्द के साथ क्या मिल जाए आपको, सभा शब्द मिल जाए, वहां हमेशा गणपूर्ति कोरम कितना होता है, 1/10 होता है। देखो क्या क्या होगा, सुनो, लिख भी रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। जिस भी शब्द के साथ क्या मिले, सभा शब्द मिले, गणपूर्ति कोरम हमेशा कितना हो जाएगा, 1/10। कौन कौन से हैं? लिखना शुरू करते हैं। लोक, आगे क्या लिखूं, सभा, मतलब आपने सूत्र में चालू होगी ये बात, ठीक है भाई। राज्य सभा, ठीक है भाई। विधान सभा, ठीक है भाई। ग्राम सभा, ठीक है भाई। कितना है? इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई सभा आती नहीं है। तो बोले सर फिर 9 सवाल कैसे हो गए? इसके अलावा जिस भी चीज का आपसे गणपूर्ति कोरम पूछे, कितना बता देना, 1/3 बता देना। सभा हो तो 1/10, और बाकी कुछ भी आपसे पूछे, क्योंकि जो भी संवैधानिक प्रावधान है, गणपूर्ति कोरम आपसे पूछेगा। क्या क्या पूछेगा? देखो 9 ही नहीं, मैं कितने सवाल बता रहा हूं। अब देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, जैसे लिख रहा हूं साथ साथ। विधान परिषद, सभा शब्द दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो गणपूर्ति कोरम कितना है, 1/10। देखो ग्राम पंचायत, गिन लेना आप लोग। ग्राम पंचायत के बाद क्या लिखूं, पंचायत समिति। क्या लिखूं, जिला परिषद। अरे है या नहीं है ये? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। गिनो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक अपना और बच गया, ठीक है, ग्राम सभा हो गया। 11 है। एक ही बात याद रखनी है, सभा शब्द है तो 1/10, सभा नहीं है तो 1/3। और आप लोग रिसर्च कर लेना, ढूंढ लेना। विधान परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे ये कोई सी भी संस्था हो, इन सब का गणपूर्ति कोरम 1/3 होता है। और बाकी इन संस्थाओं का गणपूर्ति कोरम कितना होता है, 1/10 होता है। मेरे दोस्तों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, रटना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आराम से चिल मार के पढ़ना है। क्योंकि रट्टा लगाओगे 2-4 दिन बाद भूल जाओगे, और समझ ली गई चीज बिल्कुल हमेशा के लिए याद रहती है, इसलिए समझने की कोशिश करना। अरे मान लो आपको क्या क्या एग्जांपल दूं, आप तो इतने होशियार बच्चे हो, नया मोबाइल लेके आते हो, कभी आपने रट्टा लगाया, कॉपी में लिखा है, अच्छा मोबाइल को पहले यहां से ऑन करेंगे, उसके बाद स्क्रीन पे आएगा, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे लिख लिख के याद किया या समझा। जब तक याद नहीं होता, आपको समझ में नहीं आता, बार बार लगे रहते हो, भाई ये तो यहां है। एक बार अगर किसी चीज को आपने समझ लिया तो दिक्कत ही नहीं आनी है आप लोगों को कोई। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इसको समझने की कोशिश करें, ताकि आप और बेहतर तरीके से इसको कर सको। चलो भाई, इसके बाद क्या कहा गया है, लोकसभा में आरक्षण है भाई, राज्यसभा में तो देखो है नहीं, और लोकसभा में क्या है, आरक्षण दिया गया है, सीटों का आरक्षण। किस किस को, एससी और एसटी वर्ग को। अनुच्छेद 330 में इसकी बात की गई। तो वर्तमान में देखो 84 सीट तो एससी वर्ग के लिए और 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इस बात का। आरक्षण का प्रावधान राज्यसभा में नहीं है, क्योंकि वहां दलीय बातें नहीं होती हैं। यहां पर लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एससी वर्ग के लिए वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 16वीं लोकसभा चल रही है। तो वर्तमान में 84 सीटें हैं, और एसटी वर्ग के लिए कितनी हैं, 47 सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर हम और बात करें लोकसभा की, तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि लोकसभा के गठन का प्रावधान हमें कहां से देखने को मिलता है। तो राज्यसभा लोकसभा दोनों का ही कहां से मिला है, 1919 के भारत शासन अधिनियम से मिला है। इसके बाद बात करें सदस्यों के शपथ व त्याग पत्र की, तो मेरे दोस्तों याद रखना, सदस्यों को शपथ और त्याग पत्र कौन दिलाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। और अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो कौन दिलाएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कहानी पढ़ेंगे हम अगले
एपिसोड में सदस्य शपथ किस अनुच्छेद के तहत ग्रहण करेंगे? 99 के तहत। अर्थात आज के लिए आप क्या ध्यान रखेंगे कि लोकसभा के सदस्य अपनी शपथ और त्यागपत्र दोनों ही लोकसभा अध्यक्ष व उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष के समक्ष ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद पूछे तो 99 याद रखेंगे, अनुसूची पूछे तो तीसरी अनुसूची के तहत ये शपथ ग्रहण करते हैं। अब रही बात लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनके बारे में बहुत सारी बातें हमें करनी है, बहुत सारे कार्य की बात हमें करनी है, तो वो बात करेंगे हमें अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतनी सी कहानी है। अब आप लोग एक चीज पे ध्यान देंगे, पहले मैंने संसद करवाया, उसके बाद मैंने राज्यसभा करवाई, उसके बाद मैंने लोकसभा करवाई, अगली क्लास में हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उसके बाद संसद की कार्यप्रणाली, मतलब एक छोटे से छोटे टॉपिक को एक छोटी से छोटी क्लास में क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं ज्यादातर फोकस कर रहा हूं राजस्थान पुलिस के बच्चों के लिए, और उसके बाद वैसे इसमें कम भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, बस ये है कि थोड़ा सा अपन अलग लेवल से लेके चल रहे हैं, वरना तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लेते। लेकिन मेरे ख्याल से इस क्लास में और हर वीडियो में आधे घंटे की जो क्लास में लगभग रख पाता हूं 25 से 30-35 मिनट के बीच की, उस क्लास में मैं आपको 30 से 40 सवाल नॉर्मली दे ही देता हूं। तो 1000 सवाल तो मैं ही दे दूंगा आपको इतने सारे वीडियो में पॉलिटिकल की। अगर ये भी आप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है, और दिक्कत तो वैसे भी नहीं आनी है। देखो आप लोगों को, तो आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से तैयारी करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप लोगों का ही फायदा है। देखो, मन में अगर सकारात्मक बातें रखोगे तो आपका भला है, नकारात्मक बातें रखोगे तो आपका भी नुकसान है। नहीं समझ पा रहे बात को? इसलिए हमेशा खुश रहें, बी पॉजिटिव रहें। कोरोना के लिए नेगेटिव आना जरूरी है, लेकिन कोरोना की नेगेटिविटी में भी क्या है? पॉजिटिविटी है, क्योंकि नेगेटिव इसका मतलब आपका लाइफ पॉजिटिव है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो बिल्कुल इत्मीनान से तैयारी करें। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, या ये चीज हमें थोड़ा सा दोबारा से बताएं, तो मैं उसकी चर्चा आपके साथ कर सकता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहिए हमारे साथ, सेम टाइम सेम जगह, ज्ञान कटा यूट्यूब चैनल पे।